हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो आज के क्लास में मैंने टोटल 11 क्वेश्चन दिए हुए। आप क्या करना है, पहले इन सारे क्वेश्चन को खुद पे खुद आंसर देने की कोशिश करना। जब मैं आंसर बोलूंगी तब अपने आंसर से उस आंसर को मैच करना, देन देखना आउट ऑफ 11 आपका कितना रहा है। इस आंसर को आप क्या कमेंट सेक्शन में लिखना। देन अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की शुरुआत एक डिलेमा के सिचुएशन से शुरू होता है, क्योंकि उनका मानना था इंसान कई बार ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है जहाँ पे उसे समझ में नहीं आता है कि कौन सी मोरल वैल्यू को वो चूज करे। वो जो दुविधा की सिचुएशन होती है उस टाइम वो क्या करता है, अपना रीजनिंग पावर यूज करता है कि उसी के हिसाब से कौन सा सही रास्ता है और कौन सा गलत रास्ता है, उसको वो यूज कर से इस डिलेमा के सिचुएशन से वो बाहर निकलता है, वो जो उसके हिसाब से सही होता है। इसके आधार पर कोहलबर्ग ने एक थ्योरी डेवलप की जिसका नाम है मोरल डेवलपमेंट। इसके लिए उन्होंने एक स्टोरी दी जहाँ पे क्या उनकी फेमस स्टोरी थी हेंस डिलेमा। यहाँ पे क्या होता है ना, हेंस नाम के एक इंसान जिसकी बीबी एक बहुत खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी और जिसकी इलाज सिर्फ एक ही मेडिसिन कर सकता था। और एक मेडिसिन सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर में मिलता था। और वो मेडिकल स्टोर वाला क्या करता था, उस मेडिसिन के जितने भी प्राइस थे उससे 10 टाइम गुना ज़्यादा करके उसको बेच रहा था। हेंस ने जब उसके पास गए, उसके पास इतने पैसे नहीं थे जो वो 10 टाइम डिमांड कर रहा था, लेकिन वो केमिस्ट वाला वो मेडिसिन उसे नहीं दे रहा था क्योंकि उसका मानना था यही मेरा टाइम है जो हमें भी प्रॉफिट कर सकती हूँ। हेंस ने बहुत कोशिश की, बहुत पैसे एकजुट किए, लेकिन वो क्या इतना भी नहीं हो पाए जो जितना वो केमिस्ट वाला डिमांड कर रहा था। एंड उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं बाद में पेमेंट कर दूंगी, मेरे बेबी को बच जाने तो मैं बाद में दे दूंगी, लेकिन वो केमिस्ट वाला एग्री नहीं हुआ। बाद में हेंस ने क्या कहा, उसके पास एक डिलेमा आया, क्योंकि अगर वो मेडिसिन उसे नहीं मिलती है तो उसकी बेबी मर जाती है। अगर वो मेडिसिन मिलने वो केमिस्ट वाला उसे मेडिसिन नहीं दे रहा था, उसके पास एक ही जरिया था चोरी करना। तो वो डिलेमा में कि वो चोरी करे या वो अपने बीबी को बचाए, इस डिलेमा में वो उसने क्या किया, उसने वो चोरी कर दी। चोरी करके वो मेडिसिन ला के अपने बेबी को दे दी, जिसकी वजह से उसकी बेबी ठीक हो गई। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हिंस ने जो चोरी किया है वो सही किया या गलत किया। तो इसी के आधार में कोहलबर्ग ने क्या किया, इस क्वेश्चन को ऊपर स्टडी किया, रिसर्च किया, इस क्वेश्चन को पूछा सबसे कि जो हिंस ने चोरी किया वो सही किया या गलत। अगर सही किया तो क्यों किया, क्या रीजन है आपके पास, आप बोल रहे हो कि वो सही किया। अगर वो गलत किया आप बोल रहे हो तो क्या रीजन है आपके पास, वो गलत किया। इसी आंसर के आधार पर उन्होंने डेवलप किया कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, कोहलबर्ग ने बताया टोटल 3 लेवल होते हैं और हर एक लेवल में क्या 2 स्टेजेस होते हैं। तो टोटल 6 स्टेजेस होते हैं और 3 लेवल होते हैं मोरल डेवलपमेंट के। फर्स्ट लेवल इज प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज इज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन एंड सेकंड इज इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में यहाँ पे क्या होता है, जिसने ये आंसर दिया कि हिंस को वो चोरी नहीं करनी चाहिए, क्यों, उसको जेल हो जाती है। अगर उसे जेल हो जाती है, जेल की वजह से उसे वो चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पनिशमेंट से डर से वो एक मोरल वैल्यू फॉलो कर रहा है। चोरी मत ना करने के रीजन क्या है, वो पनिशमेंट। यहाँ पे जो आंसर था उसका मोरल वैल्यू क्या है, पनिशमेंट होता है। जैसे आप लोग देखते हो बच्चे वो एक गलत काम नहीं करते क्योंकि वो पनिशमेंट से डर से, अगर मैंने ये गलत काम किया तो मुझे माँ या पापा से डांट पड़ेगी या तो फिर टीचर से डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। इस पनिशमेंट से डर से वो कोई गलत चीज ना करे, उस स्ट्रेस को क्या बोलते हैं हम, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। देन आता है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। यहाँ पे क्या होता है, इसको टिट फॉर टैट भी कहते हैं, इसको एक्सचेंज थ्योरी भी कहते हैं। जहाँ पे क्या होता है, बच्चा ये बोलता है कि अगर तुमने मेरे साथ गलत किया तो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, अगर तुमने मेरे साथ अच्छा किया तो मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया। जिन लोगों ने ये आंसर दिया, क्योंकि वो सही कर रहा है, हिंस ने जो चोरी किया वो सही किया, क्यों, क्योंकि वो केमिस्ट वाला तो गलत कर रहा था, उसने भी तो 10 टाइम प्राइस उससे इंक्रीज कर दिया था, उसने तो मोरल वैल्यू फॉलो नहीं किया। तो हिंस ने वो रूल फॉलो ना करके क्या गलत किया, उसने भी सही किया। तो इन लोगों ने जो आंसर दिया उसके बेसिस पर वो स्टेज क्या है, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन स्टेज। जहाँ पे क्या होता है, जब बच्चे या तो फिर लोग ये सोचते हैं अगर तुमने मुझे ये चीज़ नहीं दी तो मैंने तुम्हें ये चीज़ नहीं दूंगी, या तो फिर मैंने तुम्हें कल ये चीज़ दिया था तो इसका मतलब तुम मुझे आज ये चीज़ दोगे, तुमने मेरे हेल्प किया था इस वजह से मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। जो एक्सचेंज वाला थ्योरी होता है, इंस्ट्रूमेंट वाला होता है, टिट फॉर टैट होता है, ये होता है ये स्टेज जहाँ पे लोग किस एक रीजन की वजह से क्योंकि उससे भी कुछ मिल रहा है इस वजह से वो वैल्यू फॉलो कर रहे हैं। जहाँ पे इस स्टेज को बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन स्टेज। ओके, समझ में आया? अगर समझ में आया देन एक लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके।
देन आता है सेकेंड लेवल, कन्वेंशनल लेवल। यहाँ पे भी दो स्टेजेस है, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल एंड लॉ एंड ऑर्डर। सो गुड बॉय और गुड गर्ल, यहाँ पे क्या होता है, जिन लोगों ने ये आंसर दिया हिंज को वो चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि सब लोग उसे चोर मानेंगे, सोसाइटी उससे हेट करेगी एंड सब लोग उसे बुरा बोलेंगे, इस वजह से हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने क्या रीजन दिया, गुड बॉय होने का रीजन। यहाँ पे कोहलबर्ग ने क्या, ये जो मोरल डेवलपमेंट, ये जो वैल्यू को फॉलो करने का रीजन क्या है, गुड बॉय बनना या तो फिर गुड गर्ल बनना। अब बहुत बार ऐसे देखते हो, जब कोई बच्चा कुछ लड़ाई कर रहा है या तो फिर कोई चीज़ से दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है कि मैं ये चीज़ तुम्हें नहीं दूंगी नहीं दूंगी, बहुत जोरों से झगड़ा हो रहा है एंड उसकी मम्मी आके बोलती है नहीं तुम गुड गर्ल हो ना, तो गुड गर्ल ऐसे नहीं करते हैं, आप ऐसे नहीं करोगे, तो वो मान जाता है हाँ मैं गुड गर्ल हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगी। वैसे ही अगर मैं ये आंसर दूंगी क्लास में तो टीचर मुझे शाबाशी देंगे, टीचर मुझे बोलेंगे अच्छा तुम एक अच्छा स्टूडेंट हो, मुझे अप्रिशिएट करेंगे, इस वजह से मैं होमवर्क करके जाऊंगी। तो वो जो अप्रिशिएशन पाने के लिए, वो जो गुड बॉय गुड गर्ल का टैग लगने के लिए लोग जो मोरल वैल्यू को फॉलो करते हैं, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, गुड बॉय और नाइस गर्ल। देन आता है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर में क्या होता है, उन्होंने बोला कि नहीं हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए, क्यों, रूल्स आर रूल्स, रूल को तोड़ना नहीं चाहिए, जो रूल है उसे फॉलो करो, अगर आप चोरी करोगे तो आप जेल जाओगे, ये गलत क्या है, चाहे वो कोई भी रीजन हो, आपने चोरी किया है मतलब आप चोरी किया है वो गलत है, आप जेल जाओगे। तो हिंज ने गलत किया है। यहाँ पे जो लोग फॉलो करते हैं उनका ये मानना था रूल इसीलिए बनाया गया है कि इंसान के अच्छाई के लिए, अगर सारे लोग ऐसे रूल को ब्रेक करते रहेंगे तो दुनिया में कोई भी डिसिप्लिन नहीं रहेगा, कोई भी रूल नहीं रहेगा, तो सबको रूल फॉलो करना चाहिए। ऐसे बहुत बार होता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो जितने भी तकलीफ हो जाए जो भी हो जाए, लेकिन रूल को हमेशा फॉलो करते हैं क्योंकि उनका मानना था रूल इसीलिए बनाया गया है कि रूल को फॉलो किया जाए, इस वजह से वो मोरल वैल्यू को फॉलो करते हैं। तो ये रहा कन्वेंशनल स्टेज। समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, सो लास्ट स्टेज इज पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल में टू स्टेजेस होते हैं, जैसे सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन में क्या होता है, लोग रूल एंड फॉलो नहीं करते क्योंकि उनका मानना ये होता है कि अगर वो रूल, वो वैल्यू, वो मोरल वैल्यू इंसान के गलत में जा रहे हैं, इंसान की बुराई में हो रहा है, तो हमें वो रूल फॉलो नहीं करने चाहिए क्योंकि वो यहाँ पे वो इंडिविजुअल राइट्स को प्रायोरिटी देते हैं। याद रखना, इस स्टेज में हमें इंडिविजुअल राइट्स को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग ट्रैफिक रूल को मानना जरूरी होता है, उस रूल को अगर नहीं मानोगे आपको पनिशमेंट मिलेगा, एंड ये एक मोरल वैल्यू है, सब इंसान को, सब सिटीजन को ट्रैफिक रूल मानना चाहिए, एक मोरल वैल्यू है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है हम उस मोरल वैल्यू को नहीं मानते क्योंकि अगर उस टाइम कोई मेडिकल सीरियस मेडिकल केस है, आपको जाना है लेकिन ट्रैफिक लाइट है, आप क्या करते हो उस टाइम, बहुत ऐसे होते हैं जो ट्रैफिक रूल को तोड़ के चले जाते हैं और उन्हें पता होता है अगर मैंने तोड़ा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मुझे जेल हो सकता है, मुझे लोग बुरे बोलेंगे, तो लेकिन उस टाइम वो उसके बारे में नहीं सोचते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बस ये सोच में आता है ना, मुझे दो ही वैल्यू फॉलो करना है, ये तो फिर मुझे अपनी फैमिली के मेंबर को बचाना है या तो फिर मुझे ट्रैफिक के रूल को फॉलो करके एक गुड सिटीजन बनना है। तो उस टाइम बहुत लोग ये चूज करते हैं कि मुझे अपने फैमिली की लाइफ सेव करना है, ताकि ना कि मुझे वो ट्रैफिक रूल को फॉलो करना है, मोरल वैल्यू। तो इस सिचुएशन में जब वो इंडिविजुअल राइट को प्रायोरिटी देते हैं तब स्टेज आता है सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन थ्योरी। जैसे देन लास्ट आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यहाँ पे क्या होता है, वो इंडिविजुअल को छोड़ के वो देश के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, समाज के बारे में सोचते हैं कि उस समाज की जो अच्छाई होगी, जिसमें जो समाज की वैल्यू, जो वैल्यू को फॉलो करके हमें पूरी दुनिया की अच्छाई होगी, सबकी भलाई होगी, हमें उस वैल्यू को फॉलो करना चाहिए। जैसे स्टेज पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं जो समाज के बारे में, देश के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रीडम फाइटर की एग्जाम्पल लो, उन्हें पता होता है, उनके पास दो ही मोरल वैल्यू होते हैं, या तो फिर आप गवर्नमेंट के जो रूल्स है, जो रेगुलेशन, उसे फॉलो करके अच्छे सिटीजन बन के रहो, या तो फिर आप देश के भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए आप क्या करो, लड़ाई करो। तो इस दोनों वैल्यू में से उन्हें एक को चूज करना होता है। उनको पता होता है अगर मैंने वो रूल ब्रेक किया देन मुझे पनिशमेंट मिल सकता है, मुझे वो लोग मार सकते हैं, वो मुझे कुछ भी पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन वो खुद के बारे में नहीं सोचते। उनका मानना था जिसमें सबकी भलाई है, जिसमें देश की भलाई, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ हो, मुझे वैल्यू फॉलो करनी चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा, दूसरे को अच्छाई होगी, दूसरे की भलाई होगी। इस रीजन देके जो वो एक मोरल वैल्यू को चूज करते हैं, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ओके, तो इस सबको याद रख लेना कि टोटल 3 लेवल होते हैं एंड टोटल 6 स्टेजेस होते हैं, हर लेवल के 2 स्टेजेस होते हैं। कौन से स्टेजेस का नाम क्या है, जैसे फर्स्ट स्टेजेस इज ओबीडिएंट एंड पनिशमेंट, फिफ्थ स्टेजेस इज सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये सब याद रख लेना। क्वेश्चन कई बार इससे भी आ जाता है कि जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा लॉ एंड ऑर्डर कौन से स्टेजेस में है, तो आप ये सारे चीज़ को याद रख लेना। ओके,
तो अभी चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मैंने कुछ अप्लाई लेवल के क्वेश्चन दिए, क्योंकि जैसे सिंपल क्वेश्चन कितने स्टेजेस कितने लेवल ये मैंने नहीं दिया है, ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो आप ये सारे चीज़ को याद रख लेना। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इज अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंटल अबाउट क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे इंसान सोचता है कि कौन सी वैल्यू सही है या तो फिर कौन सी वैल्यू गलत है, इसकी वजह से वो जजमेंट लेता है। इसे कौन सा क्या बोलते हैं हम? मोरल रियलिज्म, मोरल कोऑपरेशन, डिलेमा एंड रीजनिंग। तो क्या करना, आप पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके, सो द आंसर इज क्या होगा? आंसर मोरल रीजनिंग होगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं कि हमको कौन सी रास्ते पे जाना है, क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है, अगर सही है तो क्यों गलत है, या तो फिर गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। ये जो रीजनिंग देके हम एक रास्ता चूज करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? मोरल रीजनिंग। लेकिन मोरल डिलेमा क्या होता है? वो दुविधा का स्टेज है, जहाँ पे हमें समझ में नहीं आता है हम क्या करें क्या ना करें। रीजनिंग स्टेज में हमें समझ में आ जाते हैं हमें क्या करना है और क्यों करना है। ओके, इस बात को समझ लेना, डिलेमा और रीजनिंग में डिफरेंस क्या है। ओके, डिलेमा दुविधा का स्टेज है एंड रीजनिंग जहाँ पे जजमेंट ले लेते हो। ओके, समझ में आया? अगर नहीं आया है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अगर आया है तो एक लाइक कर दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक चाइल्ड आर्ग्यू दैट ही शुड नॉट स्टील द ड्रग बिकॉज ही विल कॉट एंड सेंड टू द जेल इफ ही डज सो। सो उसने ये आर्ग्यू किया कि हिंस को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो उसे जेल हो जाती। ये जो वो आर्ग्यूमेंट दे रहा है ये कौन सी स्टेज में आता है? सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। यहाँ पे क्या कौन सा स्टेज है? ओके, सो आंसर इज बी, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बच्चा इस वजह से डर रहा है कि उसको वो वैल्यू फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो फॉलो नहीं करेगा देन क्या होगा, उसको जेल हो जाएगी, यानी कि उसको पनिशमेंट हो जाएगी। इस वजह से वो चोरी नहीं करनी चाहिए, ये वो रीजन ये दे रहा है। तो ये कौन सी स्टेज हो गई? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ओके, next question is which one of the following can be considered as a contribution of Kohlberg theory? So यहाँ पे क्या होता है ना, his theory has supported an association between cognitive maturity and moral maturity, and this theory has elaborate testing procedure and established a clear relationship between moral reasoning and action, and his belief is that children are moral philosopher. क्या है इसका आंसर? यस, तो इसका आंसर है ए। यहाँ पे क्या उसने बोला है कोहलबर्ग ने कि जो मोरल डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी, की जो हमारे ब्रेन के विकास उसके साथ हमारा मोरल मैच्योरिटी डेवलप होता है। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, ये समझ नहीं आता है हमें देश की भलाई के लिए ये सारे चीज़ करना होता है। इसे तो ये चाहिए नहीं, मुझे ये चाहिए, तो मैंने तुम्हें ये दिया था तो तुम भी आज मुझे दोगे। तो इस वजह से वो मोरल वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग चूज करते हैं, या तो फिर मम्मी डांटेगी, नहीं 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 मुझे डांट पड़ेगी, ये मैं नहीं करूँगी। तो ये छोटे छोटे बच्चे के दिमाग में इतने बड़े बड़े चीज़ आता नहीं है, जिस वजह से वो क्या, जब अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव यानी कि अपनी मेंटल डेवलपमेंट होती है, उसी के साथ आपकी मोरल डेवलपमेंट भी होती जाती है। तो इसके बारे में कोहलबर्ग ने बताया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग ए मोरल डिसीजन। सो प्री कन्वेंशनल लेवल के हिसाब से कौन सा स्टेज है मोरल डिसीजन लेने में? तो पर्सनल नीड एंड डिजायर, इंडिविजुअल वैल्यू, फैमिली एक्सपेक्टेशन एंड पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्वमेंट। आंसर बताइए। अभी मैंने बताया था इस सारे स्टेज को याद रख लेना कि प्री कन्वेंशनल में कौन से स्टेजेस आते हैं, कन्वेंशनल में कौन से आते हैं एंड पोस्ट कन्वेंशनल में कौन से आते हैं। तो बताइए प्री कन्वेंशनल में कौन से आते हैं? यस, सो आंसर इज टी, पर्सनल पनिशमेंट इन्वॉल्वमेंट। ये क्या कौन से स्टेज में आता है? प्री कन्वेंशन, जहाँ पे बच्चे पनिशमेंट के डर से या फिर लोग पनिशमेंट के डर से मोरल वैल्यू को फॉलो करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। जो मोरल डेवलपमेंट के उन्होंने स्टेजेस दिया है उनमें से ये कौन से कैरेक्टर है? वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेज, वेरिएबल सीक्वेंस में जाता है, ये होता है कि नहीं? देन स्टेजेस आर आइसोलेटेड, रेस्पॉन्सिव, नॉट जनरल पैटर्न, जनरल पैटर्न में नहीं है, आइसोलेटेड है। एंड यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर, ये सारे कल्चर के लिए यूनिवर्सल है। एंड स्टेजेस प्रोसेस इन ए नॉन हायरार्किकल मैनर, और ये हायरार्किकल मैनर में नहीं है। इनमें से कैरेक्टर क्या है? ओके, सो आंसर इज सी, यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर। कोहलबर्ग का मानना यह था कि हर कल्चर में भी ये फिट हो जाता है। तो ये याद रखना, ये उनका क्रिटिसिज्म था एक, कि वो सबको यूनिवर्सलाइज कर ले, हर कल्चर में फिट हो जाता है, उनका ये मानना था। लेकिन बाद में इसके लिए क्रिटिसिज्म भी आया।
लेकिन हायरार्की था, उनको उन्होंने स्टेज बाय स्टेज बताया था, ये हायरार्की मैनर में था। स्टेजेस आर आइसोलेटेड स्टेप आर नॉट जनरल पार्ट, नहीं ये जनरल पैटर्न था, आइसोलेटेड होके नहीं था। ओके ये सारा चीज़ था, क्या था उनमें नहीं था, लेकिन ये वाला जो कैरेक्टर है ये था, क्योंकि वो हायरार्की मैनर में था। लेकिन ये यहाँ पर क्या लिखा, नॉन हायरार्किकल, ये याद रखना नॉन। ओके सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी। मेजर क्रिटिसिज्म क्या था? सो कोहलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, दिया है, हाँ दिया है, उन्होंने तो क्लियर स्टेजेस दिया है। देन कोहलबर्ग प्रपोज ए थ्योरी विदाउट एनी एम्पेरिकल बेसिस, और कोहलबर्ग प्रपोज दैट मोरल रीजनिंग इन डेवलपमेंट, और कोहलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर ए कल्चरल डिफरेंस इन मोरल रीजनिंग एंड ऑफ मैन एंड वुमेन। इनमें से क्रिटिसिज्म क्या है, इनकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है ये। ओके सो आंसर इज टी, जहाँ पे उन्होंने क्या कहा था ना, मेन एंड वुमेन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ मेन को ही ले लिया था रिसर्च के अकॉर्डिंग। लेकिन लोगों का मानना था जो मोरल वैल्यू होते हैं वो लड़का और लड़की दोनों में अलग होते हैं, दोनों में सिमिलरिटी नहीं। हर एक चीज़ को लड़का जिस नज़र से देखता है लड़की उस नज़र से नहीं देखती है। लड़की एक संवेदनशील के नज़र से हर चीज़ को देखता है, लेकिन लड़का हमेशा वो चीज़ को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होकर देखता है। तो इस वजह से क्रिटिसिज्म आया कि कोहलबर्ग ने सिर्फ लड़कों के ऊपर रिसर्च किया है। ओके ये उनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था। ओके then the next question is child reason you did this for me and I will do that for you। आप तो ये स्टेज कौन सी है कोहलबर्ग के अनुसार? द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। बताइए। सो आई होप इसका आंसर सब लोग ठीक दे रहे होंगे, क्योंकि मैंने इसे अच्छे से समझाया था। ओके सो आंसर इज ए, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। जैसे मैंने बताया था टिट फॉर टैट और एक्सचेंज थ्योरी। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने मेरे साथ, अगर आप मेरे लिए ये करोगे तो मैं भी आपके लिए वो करूँगी। ये जो एक्सचेंज वाला थ्योरी होता है, जो टिट फॉर टैट वाला स्टेज होता है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस स्टेज जिसे भी कहते हैं, तो ये होता है ये स्टेज। ओके जहाँ पे लोग बच्चे इस वजह से फॉलो करें क्योंकि उसके बदले में भी उसे कुछ मिल रहा है। ओके क्वेश्चन नंबर 7 इज अभिषेक एक पीडब्ल्यू कैटेगरी का बच्चा है जिसने इंक्लूसिव स्कूल में एडमिशन लिया है क्लास आईवी में। इसके बाद क्या होता है, उसके जो को स्टूडेंट्स होते हैं वो अभिषेक को बुल करते हैं क्योंकि उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं, इस वजह से उसको बुलिंग कर रहे हैं। तो एज ए टीचर अगर आप कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को फॉलो कर रहे हो, देन आप क्या करोगे? कन्वे टू स्टूडेंट्स दैट दे विल बी पनिश्ड इफ दे कंटिन्यू बुलिंग अभिषेक। अगर उसने वो अभिषेक को बुलिंग करना नहीं छोड़े तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। या तो फिर अभिषेक को बोलना अवॉइड द स्टूडेंट्स वो बुलिंग, जो लोग तुम्हें बुल करे उसे बस अवॉइड करना, उसे छोड़ देना, बस कुछ मत बोलो, इग्नोर करो। या तो फिर काउंसिल स्टूडेंट्स हु एक्सेप्ट अभिषेक एज देयर फेलो स्टूडेंट्स एंड जो स्टूडेंट्स है जो उसे बुली करे उनको काउंसिल करना एंड आस्क अभिषेक टू लीव स्कूल एंड या तो फिर अभिषेक को बोल देना कि आप स्कूल छोड़ दो क्योंकि सब लोग आपको बुलिंग करे, इससे अच्छा कि आप स्कूल छोड़ दो। तो आप एज ए टीचर अगर आप कोहलबर्ग की थ्योरी को फॉलो करें देन आप क्या करोगे? सो आंसर इज यस। सो आंसर इज ए। ये पे क्या, क्यों हमने ए चूज किया? क्योंकि अगर आप जनरल पर्सपेक्टिव पे देखते होगे तो आप काउंसिलिंग को चूज करते, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कोहलबर्ग के स्टेज के अनुसार। सो कोहलबर्ग के स्टेज के अनुसार आप क्या करोगे? बच्चा क्या क्लास आईवी में है एंड यहाँ पे पनिशमेंट दोगे, क्योंकि कोहलबर्ग का एक स्टेज था पनिशमेंट ओरिएंटेशन, जहाँ पे अगर आप उन सारे बच्चों को बोलोगे कि अगर आपने अभिषेक को बुल किया, अभिषेक को पनिशमेंट कुछ भी उसे इंसल्ट किया तो आपको क्या मिलेगा? पनिशमेंट। इस पनिशमेंट के डर से जो लोग उससे खराब व्यवहार दिखा रहे हैं वो बिहेवियर को चेंज करके उसे वो बुलिंग नहीं करेंगे अगर आप कोहलबर्ग की थ्योरी को फॉलो कर रहे हो। ओके तो ये इस क्वेश्चन को याद रख लेना, कई बार इससे थोड़ा बहुत चेंजेस करके आ जाता है। जैसे कई बार पूछ लेगा कि बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आया है, होता है कि बड़े स्कूल में गया है, उस स्कूल में उसे बुलिंग करते हैं, या तो फिर कोई ऐसे सिचुएशन दे देगा। तो आप इस टॉपिक को समझना, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, वो पीडब्ल्यू कैटेगरी के हो सकता है, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो सकता है, वो एससी एसटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके आप एक क्वेश्चन को समझना। ओके सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है देन आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, अगर आया है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कृष्णा रॉय डज नॉट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल प्रोसीजर एंड एक्सपेंस। कृष्णा रॉय नाम के एक इंसान है जिसने इनकम टैक्स नहीं दिया था, नहीं देने की वजह से उनके ऊपर लीगल प्रोसीजर चल रहा है एंड उसके रीज़न उन्होंने नहीं दिया। क्यों? उन्होंने कहा कि मैं इनकम टैक्स नहीं दूंगी इस करप्ट गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि ये करप्ट उन्होंने हमारे सारे टैक्स के पैसे लेके जो इलेक्शन होता है उसमें स्पेंड करता है, इस वजह से मैं इस करप्ट गवर्नमेंट को अपना टैक्सेस नहीं दूंगी, अपनी मेहनत की कमाई नहीं दूंगी। तो ये जो रीज़न देके वो मोरल वैल्यू को फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर लीगल एक्शन हो रहे तभी वो नहीं दे रहे हैं, तो ये कौन सी स्टेज हो गया? प्री कन्वेंशनल, पैरा कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल? बताइए।
सो द आंसर इज क्या, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अभी मुझे बताया पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में कौन से स्टेजेस है, जो दो है थे, दो में से कौन से स्टेजेस है ये बताइए कोई। यस, ये जो पहला स्टेज है जहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल राइट्स को ध्यान देते हैं। यहाँ पे जो कृष्णा रॉय है वो क्या करे, इंडिविजुअल राइट्स को देख के मैं नहीं दूंगी, ये नहीं बोले कि सब मत दो, सब मत दो, ये नहीं बोले, वो मैं नहीं दूंगी या मैं नहीं दूंगा, क्यों, ये करप्ट गवर्नमेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन चेंजेस होके भी आ सकता है, या तो फिर गवर्नमेंट मैं नहीं दूंगा इस वजह से क्योंकि गवर्नमेंट किसी और चीज़ में से इन्वेस्ट करे, या कोई भी और रीजन दे रहा है जहाँ पे वो इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बता रहे हैं। पैरा कन्वेंशनल जैसे कोई भी लेवल नहीं है, सो यहाँ पे क्या होता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ओके, तो समझ में आया। देन नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोहलबर्ग स्टेजेस। कोहलबर्ग स्टेजेस का कैरेक्टर क्या है। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। होप आप सबको ये आंसर आया होगा क्योंकि अभी मैंने इसके बारे में बताया है। सो आंसर इज सी, यूनिवर्सल सीक्वेंस स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर। ओके, देन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 10, जहाँ पे क्या है, मिथुन एक चॉकलेट बार चोरी किया है, लेकिन वो तब तक नहीं माना कि उसने कुछ गलत किया जब तक वो पकड़ा नहीं गया। ओके, सो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, कोहलबर्ग की कौन सी लेवल बोलते हैं। पकड़े जाने के डर से वो मान गया कि वो चोरी किया, लेकिन जब तक वो पकड़ा नहीं गया था तब तक वो नहीं मान रहा था। तो प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल, नॉन ऑफ द अबव, कौन सी है। सो आंसर इज प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में क्यों हुआ है, कोई मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, सो प्री कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है, वो उसने वो पनिशमेंट के डर से वो मान लिया कि हाँ मैंने गलती किया। जब तक वो उससे कोई पकड़ा नहीं था वो नहीं मानता था, वो नहीं मान लिया इस वजह से क्योंकि अगर मैं मान लूँगी तो शायद मुझे कम पनिशमेंट मिलेगा, अगर मैं नहीं मानूंगी तो मुझे ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा। इस पनिशमेंट के डर से जब वो मान लेता है अपनी गलती को, उसे क्या बोलते हैं, पनिशमेंट ओरिएंटेशन, जहाँ पर वो प्री कन्वेंशनल लेवल में आता है। ओके, द लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्या, रिया भूल गई अपने टिफिन एंड वो अपनी फ्रेंड तनैया को बोल रही है कि तुम मुझे अपने टिफिन शेयर करो क्योंकि मैंने कल अपने टिफिन तुमसे शेयर की थी। सो अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, रिया का ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से स्टेज में आता है। सो लॉ एंड ऑर्डर जो कन्वेंशनल लेवल का है, ओबीडियंस जो प्री कन्वेंशनल लेवल का है, बिग नाइट्स जो कन्वेंशनल का है, एंड एक्सचेंज जो प्री कन्वेंशनल लेवल की है। सो कौन सी आंसर। सो आंसर इज डी, यानी कि एक्सचेंज जो प्री कन्वेंशनल लेवल में आता है। यहाँ पे एक्सचेंज क्यों हुआ, क्योंकि वो बोल रही है, एक शर्त रख रही है, मैंने अपने टिफिन तुमसे शेयर की थी, इस वजह से तुम अपने टिफिन मुझे शेयर करो। वो जो मोरल वैल्यू को फॉलो करने का रीजन दे रही है, एक्सचेंज वाला रीजन दे रही है, जहाँ पे हमने प्री कन्वेंशनल के सेकंड वाले स्टेजेस में पढ़ा था, जहाँ पे क्या होता है, टिट फॉर टैट होता है, एक्सचेंज होता है, इंस्ट्रूमेंटल होता है, क्योंकि मुझे एक चीज मिलेगी इस वजह से तुम मुझे ये दो। मोरल वैल्यू का रीजन ये होता है। ओके, समझ में आया है। सो ये था आज का टोटल 11 क्वेश्चन। सो आउट ऑफ 11 आपका कितना सही हुआ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाइए। अगर आपका कोई भी डाउट हो इस सेक्शन को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकती है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन अभी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए।